तो आइए बच्चों, हम लोग आज बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। देखो आज हम लोग जो टॉपिक की डिस्कस करेंगे ओनली थ्योरी। इस वीडियो में हम लोग ओनली थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे उसमें क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, कि बोर्ड में हम लोग का किस वेराइटीज का क्वेश्चन आएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओनली थ्योरी पर्सन का। ये WB की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जो हमें कमिंग एग्जाम में जो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग उसकी पूरी थ्योरी पार्ट का पूरा डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग का जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जरूर करके जाइए क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उतना करके जाओ, वहीं से सवाल रहेंगे सर, पक्का बात है। आइए देखिए, तो देखो अगर हम लोग इनकम की बात करें, ठीक है ना, इनकम की बात करें तो इनकम कमाने का कितने जरिए हैं सर? 5 जरिए होते हैं इनकम कमाने का। एक तो हो गया सर कि आप सैलरी से इनकम कमा लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा लेते हैं, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा लेते हैं। तीसरा हो गया आप प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी PGBP से आप इनकम कमा लेते हैं। चौथा हो गया सर आप कैपिटल गेन से इनकम कमा लेते हैं, ठीक है ना। और पांचवा हो गया ये अदर सोर्सेस से आप इनकम कमा लेते हैं, ठीक है, अदर सोर्सेस से इनकम कमाते हैं सर, ठीक है। अगर अदर सोर्सेस से इनकम कमाएं तो आज हम लोग इसी की पार्ट की बात कर रहे हैं कि अदर सोर्सेस से अगर इनकम कमा रहे हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, उसको हम लोग कैसे इनकम में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो देर आर 5 हेड्स वेयर वी अर्न द इनकम। ये 5 ही हेड्स होते हैं सर, 5 को हेड है। हेड का मतलब 5 को एरिया है जहां से हम लोग इनकम कमाते हैं। पहला तो हो गया सर जैसे कि हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां से क्या कमाएंगे? सैलरी कमाएंगे, तो उसको आपको सैलरी में टैक्स देना पड़ेगा, और ये हम लोग 11 क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में आप सर क्या कर रहे हैं? अगर मान लो कि आपके पास में कोई घर द्वार है और उसको आपने रेंट पे लगा दिया, तो रेंट पे लगाते हो तो वहां से रेंटल इनकम रिसीव होगा। तो जब रेंटल इनकम रिसीव होगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर कहीं से रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि सर देखिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन में एंगेज हैं तो यहां से कोई इनकम कमाई हो रही है तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इन शॉर्ट में हम लोग PGP बोलते हैं, जो हमारे ये सिलेबस में नहीं है। अभी 12 का सिलेबस में देखो सर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, पहले वाला वीडियो में हम लोग बात कर लिए हैं, ठीक है ना। यानी इसके पहले वाला वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो, मैंने वो पूरा अपलोड कर दिया है सर, विद प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन भी इसमें डाल दिया है, और उतना करके आप लोग जाइए। उसके बाद में कैपिटल गेन, देखो कैपिटल गेन का भी मैंने जस्ट अपलोड किया है, कैपिटल गेन का भी वीडियो अपलोड है, उसको भी आप देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके डाल दिया है। आज हम लोग बात किसका कर रहे हैं सर? ये अदर सोर्सेस की बात कर रहे हैं। बोला ये अदर सोर्सेस में क्या बात करेंगे? देखो हम लोग को ना इनकम कैलकुलेट की बात कर रहे हैं। अगर इनकम, कोई इनकम अगर ऐसा कमाई हो गया जो इनकम अदर सोर्सेस का हो जा रहा है तो फिर सर इसमें टैक्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग को यहाँ पे इनकम कैलकुलेट करना है, और टैक्सेबिलिटी की बात हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो सैलरी वाला है ये तो 11 की बात है, इसलिए इसकी कोई डिस्कस नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी ये हमारे 12 में है, यहां से भी 10 मार्क्स आ जाते हैं तो इसको भी देख लेंगे। PGBP हमारे सिलेबस में है नहीं, और कैपिटल गेन हमारे सिलेबस में है सर, और हमारा सिलेबस में अदर सोर्सेस है, ठीक है। तो स्कोरिंग पेपर यहाँ पे हमारा यही हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, और अदर सोर्सेस हो गया। आज हम लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई अदर सोर्सेस में कौन कौन सा ऐसा इनकम होगा जो कि अदर सोर्सेस का इनकम माना जाएगा, जो हम लोग उसको कैलकुलेशन पार्ट में लेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया कि जो सैलरी का इनकम नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं होगा, PGP का इनकम नहीं होगा, कैपिटल गेन का इनकम नहीं होगा। हम कह रहे हैं कोई भी ऐसा इनकम जो इस हेड्स के अंदर में नहीं आ रहे हैं, यानी ना वो सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना PGP है, ना कैपिटल गेन है, तो समझ लो वो हो गए अदर सोर्सेस का इनकम। इसलिए जानते हो ये अदर सोर्सेस का इनकम का जो चार्जिंग सेक्शन है ना, चार्जिंग सेक्शन, वो चार्जिंग सेक्शन है सर सेक्शन 56। ये जानते हो चार्जिंग सेक्शन 56 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऐसा इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर
एनी अदर हेड, एनी अदर हेड देन चार्जेबल टू टैक्स, then chargeable to tax under other sources, under other sources। ठीक है, देखो क्या बोला गया, बोला कि ऐसा कोई इनकम जो किसी अदर हेड में फॉल नहीं किया, यानी कि ये सारे हेड में नहीं आया, ना वो सैलरी में आया, ना हाउस प्रॉपर्टी में आया, ना पीजीबीपी में आया, ना कैपिटल गेन में आया। अगर ये चारों हेड में ऐसा कोई इनकम जो नहीं आया तो समझ लो वो इनकम आपको अदर सोर्सेस का इनकम ही माना जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा इनकम ले लो, देखो इनकम है तो इनकम कमाए हो तो सर उसमें टैक्स देने ही पड़ेंगे, तो इसके पहले आपको ना इनकम कैलकुलेट करना होगा कि अगर अदर सोर्सेस का इनकम है, अगर अदर सोर्सेस का इनकम है तो अदर सोर्सेस का इनकम वही बोला जाएगा, वही माना जाएगा अदर सोर्सेस का इनकम जो इनकम ये चारों हेड में कवर नहीं किया। अगर ये चारों हेड में कवर नहीं किया पक्का समझ लो ये किसका इनकम है सर, अदर सोर्सेस का इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन 56 है। देखो यहाँ पे कोई सेक्शन आपको याद नहीं रखना है, खाली आपको जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी का डिस्कस करेंगे सर। इन डिटेल में हम लोग कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम लोग उसको बात कर लें तो हमारा आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा सारा क्वेश्चन। देखिए जब हम लोग अदर सोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग अदर सोर्सेस की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा आइटम है जो अदर सोर्सेस में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अदर सोर्सेस में अगर आइटम है तो देखो हम ना एक काम करते हैं कि सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम है उस मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लो लोगे बेटर होगा, और नहीं तो इसको दो चार बार चला करके देख लीजिए, बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो पहला हो गया आपको डिविडेंड इनकम। देखो जो टैक्स, जो आपको टैक्स कैलकुलेशन में रखना है, एक हो गया आपको डिविडेंड इनकम। देखो ये अमेंडमेंट हो गया, डिविडेंड इनकम कहीं का हो, चाहे इंडिया को हो, इंडिया का बाहर हो, आप डिविडेंड इनकम देखना और इसको इनकम में ले लेना, यानी कैलकुलेशन में ले लेना। ये टैक्सेबल है सर। ठीक है, कौन कौन सा कैलकुलेशन में लेना है हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो डिविडेंड इनकम है, टैक्सेबल है, आप इसको कैलकुलेशन में ले लेना। नंबर टू की बात कर रहे हैं, अगर कोई कैजुअल इनकम है, ठीक है, कैजुअल इनकम, तो सर इसे भी हम लोग टैक्स में कैलकुलेशन में ले लेंगे। यानी कि जब इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग डिविडेंड इनकम भी ले रहे हैं, कैजुअल इनकम भी ले रहे हैं। देखो कैजुअल इनकम में क्या क्या आ जाएगा, कैजुअल इनकम में जैसे कि कोई लॉटरी इनकम हो गया, कोई आपका लॉटरी इनकम हो गया, कोई आपका गेम शो का इनकम हो गया, कोई गेम शो का इनकम हो गया, कोई आपका रेस हॉर्स का इनकम हो गया, ठीक है, आपका कोई रेस हॉर्स का इनकम हो गया, कोई भी एनी विनिंग फ्रॉम, एनी विनिंग है सर, कोई भी विनिंग किए हैं तो इसका भी इनकम आ गया। ठीक है, ये सारे इनकम जो है कैजुअल इनकम माने जाते हैं। कैजुअल इनकम का मतलब सिंपल तरीके से समझ लो जुआ का इनकम, कोई भी जुआ का इनकम है तो उसको हम लोग कैजुअल इनकम मानेंगे। और ये जो कैजुअल इनकम है ना, इसमें अगर कोई एक्सपेंसेस किए हो, ठीक है, कोई एक्सपेंसेस किए हो तो इस एक्सपेंसेस का भी अलाउ नहीं मिलेगा, यानी एक्सपेंसेस भी अलाउबल नहीं है। यानी सपोज दैट ऐसे देखो कि मान लो ऐसा हुआ कि आपने क्या किया, सपोज दैट आपने क्या किया, मान लो लॉटरी खेला, लॉटरी खेलने के लिए आपने 100 रुपया का खर्चा किया, ठीक है, और 100 रुपया का खर्चा किया जिसमें कि आपने लॉटरी जीत लिया 5,000 रुपया। तो आप क्या करोगे, 5,000 में से माइनस करोगे 100 रुपया, तो हो गया ये 4,900 रुपया, 4,000 सर 900 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये माइनस करने नहीं मिलेगा। आप जब कैलकुलेशन करोगे पूरा का पूरा 5,000 ले लोगे, तो कैजुअल इनकम जितना भी है अगर उसको एक्सपेंस किए हैं उसके लिए, कमाने के लिए, तो वो एक्सपेंस का आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग और कुछ इनकम की बात करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने ना फीस रिसीव किया है, ठीक है,
फीस रिसीव किया है और वो फीस रिसीव किए हो आप मान लो 10,000 और इसके लिए एक्सपेंसेस आपने किया 2,000, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सपेंसेस आपने किया है ना, ये जो एक्सपेंसेस आप किए हो 2,000, इनकम रिसीव कितना किए हैं 10,000, इसके लिए एक्सपेंसेस किए हो 2,000। तो पहले चेक करो क्या ये कैजुअल इनकम है, नहीं कैजुअल इनकम नहीं है। तो ये जितना भी खर्चा किया है ना, ये खर्चा का डिडक्शन मिलेगा, यानी कि इस खर्चा का माइनस करने मिलेगा। तो आप 10,000 करो और माइनस कर दो 2,000। जैसे ही माइनस करोगे 2,000 तो ये वैल्यू आएंगे 8,000 और ये हमारा अदर सोर्सेस का इनकम माना जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा इनकम, फैमिली पेंशन है, ठीक है, फैमिली पेंशन। तो ये जो फैमिली पेंशन है ना, फैमिली पेंशन के लिए पूरा का पूरा अमाउंट जो है अदर सोर्सेस का इनकम नहीं माना जाएगा, इसके लिए कुछ डिडक्शन भी दिए गए। मान लो फैमिली पेंशन आपने रिसीव की 5,000 रिसीव किया है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या होता है, कहता है जब एम्प्लॉयर जो पर्सन होते हैं, जो पर्सन मर जाते हैं, जिनका एक्चुअल में जिनको पेंशन मिल रहा था वो उनको पेंशन, वो पर्सन मर गया तो उनकी फैमिली को, उनके वाइफ को अगर पेंशन मिल रहा है तो इसी पेंशन को हम लोग बोलते हैं फैमिली। जब हस्बैंड मर गया तो उनके वाइफ को अगर पेंशन मिल रहा है, हस्बैंड का ही पेंशन वाइफ को ट्रांसफर हो गया तो वैसे पेंशन को हम लोग बोलते हैं फैमिली पेंशन। तो मान लो फैमिली पेंशन 75,000 मिला, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को अलग से एक वर्किंग नोट में निकालना होगा। और वर्किंग नोट में हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले लोगे 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन है 75,000 का 1/3 करो तो 25,000 आया, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है मैक्सिमम अमाउंट फैमिली पेंशन का, और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट, देखो अभी हम कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं आपको, हम लोग इसके लिए अलग से हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे, खाली समझते जाओ कि फैमिली पेंशन का हम लोग कैसे निकालना है। तो फैमिली पेंशन में अगर 75,000 मिला तो उस 75,000 का आप 1/3 कर दो, यानी कि 1/3 कर दो, 25,000 हुआ। और मैक्सिमम जो है ये 15,000 है। दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगा, लोअर कितना आया सर 15,000, लोअर मतलब दोनों में से छोटा कौन सा है 15,000। अब ये 15,000 जो है डिडक्शन में जाएगा, तो 75,000 और माइनस कर दो 15,000, ठीक है। 75,000 में से माइनस कर दो 15,000, तो ये जो वैल्यू निकलेगा ना माइनस करने के बाद में, ये वैल्यू हो गया 60,000। ये जो 60,000 है ना, ये अदर सोर्सेस का सर इनकम माना जाएगा, ठीक है। ये 60,000 को हम लोग अदर सोर्सेस का इनकम पकड़ लेंगे। तो कैसे किए, देखो आपको अगर फैमिली पेंशन 75,000 मिला तो डायरेक्ट अदर सोर्सेस का इनकम नहीं बनाना। इसके लिए क्या करोगे, जो भी फैमिली पेंशन है उसका 1/3 कर दो, उसके बाद मैक्सिमम 15,000 कर लो। आप देख लो दोनों में से छोटा कौन सा है, दोनों में से छोटा आया 15,000, तो 15,000 ले लो। अब 75,000 में से 15,000 माइनस करो, माइनस करने का जो वैल्यू होगा वो फैमिली पेंशन होगा। सपोज करो ऐसा है कि फैमिली पेंशन मुझे मिला है, मान लो कि मुझे मिला है 30,000, ठीक है। फैमिली पेंशन मुझे मिला है 30,000, तो 30,000 का क्या करेंगे सर, पहले तो 1/3 करेंगे, 1/3 इंटू 30,000 कितना हो गया सर 10,000 हो गया। मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम है हमारे पास 15,000। देखो ये जो मैक्सिमम जो देख रहे हो ना 15,000, ये फिक्स है, हमेशा रखना है, 15,000 रखना है। दोनों में से छोटा कितना आया 10,000। अब बताओ अदर सोर्सेस का इनकम कितना मानेंगे, यानी अदर सोर्सेस का इनकम हम लोग कितना मानेंगे। अदर सोर्सेस का इनकम होगा 30,000 माइनस 10,000, तो ये आएंगे आपको 20,000। दिस इज योर अदर सोर्सेस इनकम, ठीक है। तो आप जब भी फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन करोगे तो फैमिली पेंशन में एक बात को ध्यान में रखना कि जो अमाउंट है वो अमाउंट नहीं लेना है। उसके लिए करना क्या है, पहले उसका 1/3 करिए, फिर मैक्सिमम जो लिमिट है वो 15,000 का है, वो फिक्स है। अब इस दोनों में से जो छोटा होगा वो हमारा जाएगा डिडक्शन में जाएगा। तो उसी तरह से देखो डिडक्शन में जाएगा कितना होगा 75,000 और माइनस कर दोगे ये 15,000। जब माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगा 60,000, दिस विल बी द अदर सोर्सेस इनकम। उसी तरह से देखो अगर 30,000 का वैल्यू है, 30,000 का 1/3 करो, 10,000 आया और मैक्सिमम हो गया 15,000। इस दोनों में छोटा देखो ऊपर वाला छोटा हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि नीचे वाला ही छोटा होगा, ऊपर वाला भी छोटा हो सकता है। तो दोनों में से जो छोटा आया, फिर जो आपका अदर सोर्सेस का इनकम है उसमें से 10,000 माइनस कर दो तो वो आपका आ गया अदर सोर्सेस का इनकम, ठीक है। अदर सोर्सेस का इनकम नहीं माना जाएगा, तो अदर सोर्सेस का इनकम कौन कौन सा नहीं माना जाएगा। तो पहला हो गया कि अगर आपका कोई भी ऐसा इनकम कमाए हैं
जो कि गिफ्ट से कमाए हैं, कोई भी ऐसा इनकम जो आप गिफ्ट से कमाए हो और वो गिफ्ट अगर 50,000 तक है तो फिर उस पर भी आपको अदर सोर्सेस का इनकम को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है, यानी मान लो 60,000 है, तो फिर ये पूरा का पूरा ले लेंगे। उसके बाद ये बोला गया कि अगर मान लीजिए यही गिफ्ट अगर मान लो रिलेटिव से मिला तो फिर इंक्लूड नहीं करेंगे, अदर सोर्सेस का इनकम नहीं माना जाएगा। अगर गिफ्ट मान लो मैरिज के टाइम में मिला तो इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मान लो ऐसा हुआ कि गिफ्ट जो है किसी के डेथ पे मिला तो इसे भी हम लोग अदर सोर्सेस का इनकम नहीं मानेंगे। अगर मान लो हमें गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला, ठीक है, तो इसे भी इंक्लूड नहीं। हम क्या बता रहे हैं कि अदर सोर्सेस का इनकम देखो, पहला नंबर तो 50,000 तक छूट है। जैसे कोई मान लो रिलेटिव से मिला, तो कोई रिलेटिव से मिला तो ये भी अदर सोर्सेस का इनकम नहीं माना जाएगा। कोई मैरिज में मिला है गिफ्ट तो वो भी नहीं माना जाएगा। डेथ में मिला नहीं माना जाएगा। हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ दे कि कौन सा जो है गिफ्ट कौन सा गिफ्ट होगा जो टैक्सेबल नहीं होगा, तो पहले सोचना कि रिलेटिव से पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं है, मैरिज में पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं है, डेथ में पूरा का पूरा नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट में पूरा का पूरा नहीं है। और अगर किसी अलग बंदा से मिला है, समझना, अगर मान लो गिफ्ट मिला बट हमें फ्रेंड से मिला, अगर मान लो ये सब लोग नहीं है, किसी अदर लोगों से हमको गिफ्ट मिला, तो अगर गिफ्ट मिला है तो आप उसको चेक कर लेना कि ये गिफ्ट कैसा है, 50,000 से ज्यादा है कि कम है। अगर 50,000 है तब तो वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे सपोज दैट मेरे पास दो फ्रेंड थे ए और बी, और एक से मिला 30,000 और एक से मिला आपको 40,000, तो दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 70,000। अब ये जो 70,000 है ना, ये अदर सोर्सेस का इनकम माना जाएगा, पूरा का पूरा मान लेंगे अदर सोर्सेस का इनकम। बट मान लो एक एग्जांपल में ये ए है मेरा फ्रेंड और बी भी है फ्रेंड, इससे मिला 40,000 और इससे मिला मेरा 10,000, दोनों को जोड़ लो 50,000 हुआ। अब ये जो 50,000 है ना, ये 50,000 अदर सोर्सेस का इनकम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 50,000 जो है 50,000 तक छूट दिया गया है, इसलिए नहीं मानेंगे। तो ये भी आप बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इन चीजों को, ठीक है, इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। और देखो एक बात और है, और एक इनकम है जिस इनकम को हम लोग अदर सोर्सेस का इनकम नहीं मानेंगे। वो इनकम क्या है सर? तो एग्रीकल्चर इनकम है। अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से है, ठीक है ना, अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से है तो सर ये अदर सोर्सेस का इनकम नहीं मानेंगे। बट अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया है, अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। अगर एग्रीकल्चर इनकम विद इन इंडिया है तो आपको इंडिया में कोई जगह का नाम दे देगा कि मान लो दार्जिलिंग है, एग्रीकल्चर इनकम कमाए, तो सर वो एग्जेम्प्ट है, छूट है, उसको अदर सोर्सेस का इनकम नहीं पकड़ेंगे। यानी कि अदर सोर्सेस में रहेगा कि ये दार्जिलिंग का इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो उसको इनकम में लेना ही मत, ठीक है। लेकिन मान लो यूएसए है, यूएसए का कोई ऐसा एग्रीकल्चर इनकम था जो हम लोग इंडिया में लाए, तो सर वो पूरा का पूरा अदर सोर्सेस का इनकम में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। नेपाल है, अदर सोर्सेस का इनकम में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि अगर इंडिया के बाहर है और एग्रीकल्चर इनकम है तो इंक्लूड कर लेना। बट अगर डिविडेंड की बात कर रहे हैं, डिविडेंड में भी आपको मिसगाइड करेगा। डिविडेंड में अगर मान लो कि इंडिया है, अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है तो अदर सोर्सेस का इनकम माना जाएगा। अगर आउटसाइड इंडिया के कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है तो भी अदर सोर्सेस का इनकम माना जाएगा। यानी डिविडेंड के केस में डिविडेंड देखना, अदर सोर्सेस का इनकम में ले लेना। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम में थोड़ा रुक जाना। एग्रीकल्चर इनकम में अगर इंडिया का होगा तो पूरा का पूरा छूट है, नहीं लेना है, और आउटसाइड इंडिया है तो अदर सोर्सेस का इनकम में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो देखो कुछ ही पॉइंट को याद रखना है। फैमिली पेंशन को याद रखना। फैमिली पेंशन में क्या है, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 मैक्सिमम लिमिट, दोनों में से जो लोअर आएगा वो अदर सोर्सेस, जो भी आप फैमिली पेंशन रिसीव किए थे उसमें से माइनस करिए, उसके बाद अदर सोर्सेस का इनकम बनाइएगा, ठीक है। बाकी जितने भी इनकम आप कमाने के लिए खर्च किए हो
तो वो खर्चे माइनस कर सकते हैं, उसके बाद अदर सोर्सेस का इनकम बनाइएगा, बट कंडीशन है कि वो कैजुअल इनकम नहीं होना चाहिए। कैजुअल इनकम मतलब क्या होता है? जुआ का इनकम। जुआ वाला इनकम कौन कौन सा हुआ? तो आपका कोई लॉटरी इनकम है, कोई मान लीजिए गेम शो का इनकम है, कोई मान लीजिए रेस हॉर्स का इनकम है, कोई आपने क्रॉसवर्ड पजल है, यानी कि आपने कुछ गेम वगैरह खेला था जैसे केबीसी में आपने जीत लिया, तो उसके लिए भी आपको अदर सोर्सेस का इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, यानी अदर सोर्सेस इनकम में वो आएगा। यानी कोई भी जुआ खेल रहे हो आप, चाहे कोई वर्ड से जुआ खेल रहे हो, जुआ का मतलब क्या होता है? जहां पे आपको कोई पढ़ाई लिखाई का मैटर नहीं करता है, वहां पे आप जो है कोई ऑप्शन दिए जाते हैं, उस ऑप्शन से आप जीत लेते हैं और वो पता नहीं है रिजल्ट क्या है आपको। तो वैसे केसेस में क्या होता है? आपने जीत लिया, जैसे बेटिंग गैम्बलिंग होते हैं, आपने कहीं पे कुछ खेल लिए, तो वो सारे इनकम को हम लोग किसके अंदर में रखते हैं? कैजुअल इनकम के अंदर में। उसके लिए कुछ भी खर्चे किए हैं तो उस खर्चा को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी खर्चा को इंक्लूड मत करना, ठीक है। और हम लोग इसके बाद में देखेंगे कि इसके बाद हम लोग ले रहे हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ कुछ इनकम को हम लोग उसमें कैलकुलेशन सीखेंगे, कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा।